बोले भाई। चलिए, नमस्कार। मैं मनोज पांडे सब्जेक्ट विज्ञान विषय के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपने जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे, आज का जो टॉपिक जैसे लीवर यानी यकृत, आज बिल्कुल इसको हम विधिवत तरीके से, बिल्कुल और शिद्दत और ईमानदारी तरीके से इस लीवर को हर एक कोने को टच करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, राइट। और कोई भी एक ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई भी एक ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से इस लीवर से क्वेश्चन ना आया हो, राइट। लीवर से क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। अगर आप इस लीवर को आज विधिवत तरीके से पढ़ लिए तो आपका 2 क्वेश्चन दादा यहां से तय है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका यहां से तय है। माना जाता है कि हर एक क्वेश्चन में लीवर से क्वेश्चन अभी तक पूछा ही गया है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं, ये लीवर होता क्या है। चलिए एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं और स्टार्ट करते हैं, ये लीवर होता क्या है। चलिए फटाफट कमेंट करिए दादा आप लोग, चलिए फटाफट कमेंट करिए, लीवर होता क्या है। चलिए हाँ, कमेंट आना शुरू कर दिया। सर आप टॉपिक छोड़ छोड़ के क्यों पढ़ा रहे हैं। सर टॉपिक मैं छोड़ के नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सारा आपको कवर करूंगा। जैसे जो मैंने सेल का चैप्टर उठाया है या फिर जो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर उठाया है, मैं सबको कंप्लीट करूंगा। बट मैं उस टॉपिक को पहले कवर करना चाह रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं। मैं उस टॉपिक को दादा सबसे पहले उस टॉपिक को उठाकर आपको कवर करना चाह रहा हूं, राइट। और जितने भी आपके टॉपिक रह रहे हैं, राइट, इसको मैं लास्ट में खत्म करूंगा, लास्ट में पार्ट में खत्म करूंगा। ये अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये असिस्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड बता रहा हूं। यहां से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। और जो मैं आपको आंत पढ़ा रहा था, जो मैं आपको इंटेस्टाइन पढ़ा रहा हूं, वो क्या है, वो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। अभी मैं उसको पढ़ाऊंगा। अभी मैं एक साइड क्या कर दिया हूं, स्टार्ट किया हूं, असिस्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट किया हूं, राइट। चलिए, टेंशन लेने की बात, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं बिल्कुल विद्वत और शिद्दत और ईमानदारी से मैं इसको खत्म करूंगा, इस चैप्टर को। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं लीवर। चलिए, आपने देखा होगा जैसे कि इस थंबनेल में क्या चल रहा है, थंबनेल में यानी लीवर यानी यकृत। चलिए आज हम इस लीवर का पोस्टमार्टम करेंगे, हम इस लीवर को टच करेंगे, हर एक पॉइंट को टच करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं लीवर। चलिए स्टार्ट करते हैं दादा लीवर। चलिए लीवर, ठीक है। लीवर जैसे आपने देख रहा होगा बोर्ड पर, ये हमारा एक डायग्राम है, राइट। ये हमारा एक डायग्राम है जिसको आप क्या कहते हो, लीवर। यानी ये जो पूरा आपका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो पूरा आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर किसका है दादा, तो आप कहोगे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है, तो आपका ना ये लीवर का स्ट्रक्चर है, राइट। लीवर का स्ट्रक्चर है। चलिए इस लीवर को बात करें, इस लीवर को हिंदी में लिखते क्या है। अगर बात करूं लीवर, ठीक है, अगर मैं बात करूं लीवर, इस लीवर को हिंदी में लिखते क्या है, तो आप लिखना इस लीवर को हिंदी में हम यकृत कहते हैं, राइट। इस लीवर को हिंदी में क्या लिखते हैं, तो आप लिखना इस लीवर को हिंदी में यकृत के नाम से लिखते हैं, राइट, यकृत कहते हैं। और कहीं कहीं आप इसको पढ़ोगे तो आप इसको जिगर, राइट, आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको जिगर भी पढ़ते हो, राइट। और कहीं कहीं आप इस लीवर को पढ़ोगे तो यकृत जिगर के साथ साथ क्या नजर आएगा आपको दादा, कलेजी, ठीक है, कलेजा, ठीक है। यानी यकृत, जिगर और कलेजा, इन तीनों नाम को संबोधित किया जाता है लीवर को लेकर। बट लेकिन आपसे हमेशा और हमेशा एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा दादा हमेशा और हमेशा ये आपको यकृत से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यकृत से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीवर को हिंदी में क्या कहेंगे, तो आप लिखना यकृत कहेंगे। कहते तो हम जिगर को भी है, कलेजा को भी है, लेकिन अभी तक पेपर में सिर्फ और सिर्फ दादा ये यकृत ही पूछा गया है, राइट, यकृत पूछा गया है। जैसे आप देख रहे हो ये जो आपका जो लीवर दिख रहा है, राइट, ये जो आपका लीवर दिख रहा है, ये है क्या, आपका राइट लोब।
और ये आपका कौन सा हिस्सा है, तो आप कहोगे ये आपका है लेफ्ट लोब, यानी ये आपका लेफ्ट हिस्सा यानी साइड है, और ये साइड कौन सा है, तो आप लिखना ये साइड कौन सा, ये राइट साइड है, राइट। और इसके नीचे, राइट, इसके नीचे आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके नीचे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, तो आप कहना सर ये स्ट्रक्चर है पैनक्रियास का, राइट, यानी अग्नाशय का स्ट्रक्चर है। और राइट, इसी किडनी सॉरी इसी लीवर के पीछे, इसी पैनक्रियास के पीछे स्प्लीन होता है। कई लोग कई बार क्वेश्चन लोग डालते हैं, पूछते रहते सर स्प्लीन कहां पाया जाता है, तो आज आप देख सकते हो, ठीक है, आज आप देख सकते हो कि स्प्लीन यानी प्लिया कहां पाया जाता है, यानी जिसको कहते हैं तिल्ली, कहां पाया जाता है, तो ये लिखना ये लीवर के पीछे पाया जाता है, राइट। या फिर इसको हम पेनक्रियास के पीछे देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, यानी आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं। किसको दादा, स्प्लीन को, राइट। तो आपने देख लिया स्प्लीन, और आपने क्या देखा, इस लीवर के दादा दो हिस्से होते हैं, ठीक है, इस लीवर के दादा दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा आपने क्या देखा राइट, और दूसरा हिस्सा क्या देखा आपने लेफ्ट, यानी लेफ्ट और राइट क्या है, दो हिस्से हमारे लीवर के, राइट। यहां से कोई डाउट है तो आगे बढ़े, चलिए डाउट एक बार है तो पूछो वरना आगे बढ़े, चलिए फटाक से। चलिए ठीक है, अब मैं बात करूं इस लीवर का, राइट। तो अगर मैं बात करूं ये लीवर जो होता है आपका, राइट, एक चीज और देखना, एक ये ट्यूब पाई जाती है, राइट, एक ये ट्यूब पाई जाती है, एक यहां से एक ट्यूब पाई जाती है। इस ट्यूब का नाम क्या है, तो लिखना इस ट्यूब का नाम क्या होता है, इस ट्यूब को पढ़ते हैं क्या, सिस्टिक, राइट, सिस्टिक कहते हैं, सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं इसको हम, यानी सिस्टिक ट्यूब के नाम से क्या करते हैं इसको हम जानते हैं। यानी यहां से रस क्या होता है इस गॉल ब्लैडर में जाता है, और यही क्या होता है, स्टोर होता है। अब ये गॉल ब्लैडर क्या होता है, ये बाइल जूस क्या होता है, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, यहां से कोई डाउट होता था तो पूछो आप लोग। चलिए मैं बात करूं इस लीवर का, तो याद रखना ये जो लीवर होता है इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, राइट, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो कितना होगा, तो आप लिखना 17 से 23 सेंटीमीटर, ठीक है, 17 से 23 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या होगा, ये लीवर की लंबाई होगी। यानी ये जो आप लीवर देख रहे हो, ये लीवर की लंबाई कितनी होगी, तो आप लिखना इस लीवर की लंबाई कितनी होगी, तो 17 से 23 सेंटीमीटर क्या होगा दादा, ये लीवर की लंबाई होगी, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं इसका वजन कितना होता है, इसका वेट कितना होता है, राइट, इसका वजन कितना होता है, यानी मैं पूछूं इसका वेट कितना होगा, तो आप देखना दादा इसका जो वेट होता है वो होता है 1.5 केजी से लेकर और कितना होगा, तो लिखना 2.0 केजी तक, यानी 1.5 किलो से लेकर 2 केजी तक जो वजन माना जाता है, किसका माना जाता है, ये हमारे लीवर महोदय का माना जाता है, राइट, किसका माना जाता है, तो आप कहना ये हमारे लीवर महोदय का जो वजन होता है 1.5 केजी से लेकर 2 केजी तक का होता है, राइट। अगर मैं बात करूं किसका लेंथ का, इसका जो लेंथ होता है वो लेंथ कितना होगा, तो आप लिखना 17 से लेकर 23 सेंटीमीटर की जो लंबाई होती है वो हमारे यकृत यानी लीवर की होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखना, राइट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना, ये मानव शरीर की, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना ये मानव शरीर की, ठीक है, यह मानव शरीर की, ठीक है, यह मानव शरीर की, राइट, क्या है, तो आप लिखना यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। कोई पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप लिखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, तो लिखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दादा ये होती है लीवर, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, तो आप लिखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि मानव शरीर की, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है, मानव शरीर की सबसे, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी, तो आप लिखना यह होता है कौन सा, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि को मतलब क्या, इसको इंग्लिश में लिखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द वुमेन बॉडी, वो होगा आपका लीवर। और मैं बात करूं वन ऑफ द छोटी, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आप कहना वो होता है पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हो, या फिर इसी का जो दूसरा नाम होता है उसको हम क्या जानते हैं, तो लिखना इसको हम पढ़ते हैं मास्टर ग्लैंड,
ठीक है, कई बार पूछा गया कि मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे, तो आप लिखना मास्टर ग्लैंड हम कहते हैं किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहते हैं, और इसी को हिंदी में हम क्या लिखते हैं, पीयूष ग्रंथि लिखते हैं। ठीक है, या फिर कोई आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तीसरा पॉइंट यहां क्वेश्चन बन सकता है, लिखना मानव शरीर की, ठीक है, मानव शरीर की, ठीक है, मानव शरीर की, ठीक है, मानव शरीर की सबसे, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लिखना दादा वो होती है आपका थायराइड, लिखना वो क्या होगी, तो आप लिखना वो होता है आपका थायराइड, ठीक है, थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं, इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा पार्ट किसका होगा, तो आप लिखना थायराइड का होगा। यानी आपको यहां से 3 क्वेश्चन मिल गए। पहला क्वेश्चन क्या कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, तो आपने क्या बताया था, लीवर, राइट। अगर मैं पूछूं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती, तो आपने क्या बोला, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, राइट। अगर मैं तीसरे की बात करूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती, तो आपने क्या बोला, थायराइड। लेकिन यहां एक और क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी होगी, राइट। यहां एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मानव शरीर की, ठीक है, मानव शरीर की, राइट, क्या होगा, लिखना मानव शरीर की, ठीक है, मानव शरीर की मिक्स ग्लैंड, ठीक है, मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि किसे कहेंगे, तो आप लिखना दादा किसको कहेंगे, तो ये होता है पेनक्रियास को कहते हैं, किसको कहेंगे, तो आप लिखना पेनक्रियास को कहेंगे, और पेनक्रियास को हिंदी में क्या लिखते हैं, तो आप लिखना अग्नाशय लिखते हैं, क्या लिखते हैं दादा, इसको हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं, ठीक है, अग्नाशय के नाम से इसको क्या करते हैं हम जानते हैं, ठीक है। यानी आपने क्या देखा, 4 पॉइंट देखा। पहला पॉइंट क्या था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो वो आपका मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। आपने तीसरे पॉइंट के अंतर्गत देखा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपने क्या देखा था, थायराइड। और मैं बात करूं कि मानव शरीर की मिक्स ग्लैंड कौन सी, तो आपने क्या बोला, पेनक्रियास। ये 4 पॉइंट आप इस लीवर से याद कर लो, रिलेट कर कर, ठीक है, रिलेट कर कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है सोहन जी, मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। चलिए कोई बात, चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना था। अगर मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, और ये मान लेते हैं आपका चौथा पॉइंट है। पांचवें पॉइंट के अंतर्गत लिखना, ठीक है, पांचवें पॉइंट के अंतर्गत लिखना, राइट, पांचवें पॉइंट के अंतर्गत लिखना। पांचवें पॉइंट में क्या है, तो आप लिखना पांचवें पॉइंट के अंतर्गत, ठीक है, पांचवा पॉइंट, ठीक है, पांचवा पॉइंट में लिखना कि बाइल जूस का निर्माण, बाइल जूस का फॉर्मेशन कौन करता है, तो आप लिखना बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर के द्वारा किया जाता है। लिखना बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस का निर्माण की, ठीक है, बाइल जूस का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आप लिखना बाइल जूस का निर्माण दादा लीवर के द्वारा होता है, ठीक है, लीवर के द्वारा होता है। बट अगर यहां से क्वेश्चन बन जाए कि बाइल जूस स्टोर कहां होता है, ठीक है, ये संचय कहां होता है, तो आप लिखना इसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, राइट। यानी गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या लिखेंगे, तो आप लिखना गॉल ब्लैडर को क्या कहते हैं, पित्ताशय के नाम से जानते हैं। और बाइल जूस की बात करें तो इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, इसको हिंदी में दादा पित्रस कहते हैं इसको, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पित्रस बोलेंगे, ठीक है। यानी बाइल जूस का भी फॉर्मेशन कौन करेगा, बाइल जूस का फॉर्मेशन कौन करेगा दादा, तो आप लिखना बाइल जूस का फॉर्मेशन हमेशा और हमेशा लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, लीवर के द्वारा होगा। लेकिन ये बाइल जूस जो है, ये बाइल जूस जो है ये स्टोर कहां होगा, तो आप लिखना ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहां स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर। और ये गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या लिखते हैं, तो आप लिखना इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, पित्ताशय लिखते हैं इसको, राइट। क्या लिखते हैं, तो आप लिखना इसको लिखते हैं पित्ताशय, ठीक है। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, तो आप लिखना इसको लिखते हैं पित्ताशय के नाम से जानते हैं, राइट। और बाइल जूस को हिंदी में क्या लिखते हैं, पित्रस के नाम से जानते हैं। अब बात यहां यह आती है कि बाइल जूस है क्या, ठीक है, ये बाइल जूस है क्या। चलिए बात यहां आती है कि बाइल जूस है क्या। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज बाइल जूस, बाइल जूस क्या है, ये काम क्या करता है, इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा। चलिए आपका जवाब क्या होगा, चलिए बताइए एक बार, फटाक से कमेंट करिए और बताइए। चलिए इसका जवाब देखना, ठीक है। बाइल जूस की बात कर रहा हूं, बाइल जूस का काम क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं बात करूं बाइल जूस का,
तो ये बाइल जूस का काम क्या होता है, तो बाइल जूस में बेसिकली ये क्या करता है, वसा को जल में घुलनशील कर देता है। यानी जितने भी आपके बॉडी में फैट है, इस फैट को क्या करेगा, ये जल में घोल देता है, घुलनशील कर देता है, राइट। जैसे मान लेता हूं ये आपका फैट है, ठीक है, जैसे ही मान लेता हूं ये आपका फैट्स यानी वसा है, जिसको आप क्या कहते हो हिंदी में, वसा कहते हो, राइट। और इस वसा को जल में यानी H2O में कौन घोल देता है, तो आप कहना सर इस घोल देता है कौन, ये घोलता है दादा बाइल जूस, ठीक है, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है, इसको सॉल्युबल बना देता है, ठीक है, सॉल्युबल बना देता है। और इसी प्रोसेस को, राइट, लिखना, इसी प्रोसेस को क्या लिखते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या लिखेंगे, लिखना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जाएंगे दादा, तो लिखना इमल्सिफिकेशन कहते हैं इसको, पारसीकरण, या फिर इसको हम इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं, राइट। वसा को जल में घुलनशील करने का जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम पारसीकरण के नाम से जानते हैं। ये भी काम कौन कर रहा है, ये भी काम दादा बाइल जूस कर रहा है, लेकिन बाइल जूस का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, तो लीवर कर रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप क्या कहोगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगी, वो होती है लीवर, राइट, वो क्या होगी, लीवर। अगर मैं आपसे बात करूं, राइट, इस बाइल जूस की बात करूं, तो इस बाइल जूस से दो पिगमेंट निकलते हैं, ठीक है, बाइल जूस से दो पिगमेंट निकलते हैं, राइट। दो पिगमेंट निकलने का मतलब, पिगमेंट क्या होता है, ठीक है, पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट को हिंदी में कहते हैं वर्णक, राइट, यानी रंगने वाला, यानी कलर देने वाला, रंगने वाला, कलर देने वाले को, ये विज्ञान की दुनिया में क्या बोलते हैं, उसको हम पिगमेंट बोलते हैं। यानी दो कलर, दो पिगमेंट निकलेंगे कहां से, तो आप कहना बाइल जूस से निकलेंगे, और वो दोनों कलर क्या होते हैं, आपके शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ही घातक माने जाते हैं, बहुत ही घातक माने जाएंगे। जो पहला होता है उसको हम लिखते हैं बिलरुबिन कहते हैं इसको, ठीक है, जो पहला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिखना, जो पहला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बिलरुबिन बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिलरुबिन बोलते हैं, राइट। और जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिलवर्डिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दादा, इसको हम बिलवर्डिंग बोलते हैं। यानी बिलरुबिन और बिलवर्डिंग दो पिगमेंट निकलते हैं, कहां से, बाइल जूस से। बहुत ही खतरनाक पिगमेंट होते हैं ये, बहुत ही खतरनाक पिगमेंट होते हैं। इनको शरीर से बाहर कौन ले जाता है, तो लिखना लीवर ले जाता है। लेकिन मान लेते हैं लीवर काम करना बंद कर दिया है, कुछ टाइम के लिए लीवर काम करना बंद कर दिया है, तो ये जो आपके जो पिगमेंट दिख रहे हैं बिलरुबिन और बिलवर्डिंग, ये क्या करते हैं, आपके ब्लड के माध्यम से ये पूरे शरीर में सर्कुलेट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये रक्त के माध्यम से पूरे बॉडी में रन कर जाते हैं, राइट। और इनका कलर कैसा होता है, तो इनका कलर लिखना, इनका कलर होता है दादा येलो, राइट। और जैसे ये दोनों कलर बिलरुबिन और बिलवर्डिंग, जैसे ये दोनों कलर ये ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में रोटेट कर जाते हैं, तो एक रोग होता है, उस रोग को हम क्या बोलते हैं, जॉइंटिस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं क्या, पीलिया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीलिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप लिखना ये यकृत होता है, यानी ये लीवर होता है, यकृत होता है, यानी ये लीवर होता है। ठीक है, यकृत यानी ये क्या होता था, याद रखना, ये एक तरीके से बिलरुबिन और बिलवर्डिंग जो पिगमेंट जो निकल रहे हैं आपके बाइल जूस से, ठीक है, बिलवर्डिन और बिलरुबिन जो दो पिगमेंट निकल रहे हैं बाइल जूस से, ये बेसिकली आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, और इसको शरीर से बाहर कौन ले जाता है, लीवर ले जाता है। लेकिन लीवर काम करना क्या कर दिया, किसी भी कारण बंद कर दिया है, काम नहीं कर पा रहा है। तो ये बिलरुबिन और बिलवर्डिन क्या करता है, ये शरीर में ब्लड के माध्यम से पूरा रोटेट कर जाता है, और इसका कलर कैसा होता है, येलो, यानी आपकी शरीर, आपकी काया, आपकी बॉडी पूरी कैसी दिखने लगेगी, तो कहना दादा ये पूरी की पूरी जो शरीर दिखने लगती है उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो, यानी पीला। और एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं क्या, उसको हम पीलिया, और इंग्लिश में क्या कहते हैं दादा, जॉइंटिस के नाम से इसको हम जानते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, उसको हम जॉइंटिक के नाम से इसको हम जानते हैं। आए बात समझ में, ये था हमारा लीवर का पांचवा पॉइंट, ठीक है। मैं छठे पॉइंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं छठे पॉइंट की बात करूं तो छठे पॉइंट के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, चलिए छठे पॉइंट, ठीक है, छठा पॉइंट, ठीक है, लिखना छठा पॉइंट, ठीक है, छठा पॉइंट, ठीक है, छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है भाई, 6 पॉइंट अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, चलिए बताइए, फटाक से कमेंट करिए। चलिए, ठीक है,
छठा पॉइंट लिखना दादा, ये एक प्रोटीन का भी निर्माण करती है, एक प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करती है। चलिए कमेंट करिए फटाक से। चलिए 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 जी गुजर जी, आप कभी जब मिलोगे फेस टू फेस तो मैं बता दूंगा मैं कहां से हूं। चलिए अभी हम लीवर पर ध्यान देते हैं। चलिए ठीक है, लीवर पर ध्यान देते हैं। चलिए छठे पॉइंट की बात करूं तो ये एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, ये एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, जिस प्रोटीन का नाम क्या होगा तो आप लिखना, इस प्रोटीन को पढ़ते हैं क्या, हिपेरिन पढ़ते हैं। ठीक है, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन जो होता है दादा, राइट, हिपेरिन क्या होता है, ये एक तरीके से प्रोटीन होता है। राइट, कोई मुझे बताएगा दादा ये हिपेरिन प्रोटीन काम क्या करता है। राइट, कोई मुझे बताएगा कि हिपेरिन प्रोटीन काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है हिपेरिन प्रोटीन का। चलिए बताइए, चलिए बताइए फटाक से। जी बताइए क्या होता है हिपेरिन। जी बताइए, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है हिपेरिन। चलिए प्रतिस्कंदन, चलिए बहुत बढ़िया गुजर जी। चलिए ठीक है, अगर मैं बात करूं इस हिपेरिन प्रोटीन का दादा, तो याद रखना, जैसे मान लेते हैं ये आपका ब्लड वेसल है। ठीक है, मान लेते हैं क्या दादा, ये आपका ब्लड वेसल है। राइट, और इस ब्लड वेसल में मान लेते हैं ब्लड है। ठीक है, इस ब्लड वेसल में क्या दादा, मान लेते हैं ब्लड है। ठीक है, इस ब्लड वेसल में क्या दादा, मान लेते हैं पूरा ब्लड है। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोटीन है, राइट, ये पूरे ब्लड वेसल में क्या दादा, ब्लड है। अब ये ब्लड कहीं आपस में जम ना जाए, ये ब्लड कहीं आपस में क्लॉट ना हो पाए। राइट, ये ब्लड कहीं आपस में क्लॉट ना हो पाए, रुधिर धमनियों के अंदर ब्लड वेसल के भीतर कहीं ये ब्लड अपने आपस में क्लॉट ना हो पाए, इस क्लॉट को रोकता कौन है दादा, तो लिखना इस क्लॉट को कौन रोकता है दादा, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। ठीक है, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन, यानी हिपेरिन नामक प्रोटीन का भी फॉर्मेशन कौन करेगा, तो लिखना हिपेरिन नामक प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करेगा दादा, तो वो लिखना आपका ये भी करता है कौन, ये करता है दादा आपका जिगर यानी यकृत यानी लीवर करता है। ठीक है, यानी आपने छठवें पॉइंट के अंतर्गत क्या पढ़ लिया, एक हिपेरिन प्रोटीन का भी निर्माण कौन करेगा, ये लीवर करता है, और इसका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है दादा, ये अपोजिट काम करता है ये। ठीक है, अपोजिट काम करता है। चलिए अब मैं आपसे बात करूं सातवां पॉइंट। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं सातवां पॉइंट, सातवें पॉइंट के अंतर्गत क्या लिखोगे, तो लिखना सातवें पॉइंट के अंतर्गत दादा याद रखना, आप ये दो प्रोटीन का और क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम क्या होता है, प्रोथाम्बिन। और दूसरा कौन सा होता था, फाइब्रिनोजन। ठीक है, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या होता है दादा, ये दो प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, ठीक है, फाइब्रिनोजन। दादा एक मिनट रुकना, बोर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट रुकना बस। एक मिनट रुकना दादा, बोर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट। चलिए चलिए, थोड़ा सा बोर्ड डिस्टर्ब कर रहा था। राइट, सातवें पॉइंट में लिखना, क्या लिखते हैं दादा, इसको लिखना सातवें पॉइंट में कहते हैं प्रोथाम्बिन। ठीक है, क्या लिखते हैं दादा, प्रोथाम्बिन लिखते हैं इसको। ठीक है,
प्रोथाम्बिन और जो दूसरा प्रोटीन होता था उसको हम क्या लिखते हैं, फाइब्रिनोजन लिखते हैं इसको, ठीक है, फाइब्रिनोजन लिखते हैं इसको, ठीक है, फाइब्रिनोजन लिखते हैं। यानी दो प्रोटीन क्या दादा, याद रखना, दो प्रोटीन पाई जाती है, एक होता है प्रोथाम्बिन और दूसरा कौन सा होता था, फाइब्रिनोजन। प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन को क्या लिखते हैं, तो याद रखना इन दोनों प्रोटीन को हम क्या लिखते हैं, इनको कहते हैं क्या, ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं ये, ठीक है। कहां काम करते हैं, तो आप लिखना ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं ये, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं। कैसे, उसका भी एक आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपका ब्लड वेसल है, ये भी मान लेते हैं क्या, ब्लड वेसल है, लेकिन बट इसमें क्या है, इसमें भी आपका ब्लड चल रहा है, इसमें भी आपका क्या था, इसमें भी आपका ब्लड है, ठीक है, इसमें भी आपका ब्लड है, राइट, ब्लड है। अब मान ले कि आप क्या है, आपने घर से कहीं निकले हो, राइट, रोड पे या घूमने कहीं निकले हो और फटाक से आप किसी भी कारण आप गिर जाते हो, और गिरने के बाद आपके स्किन, आपके त्वचा से ब्लड बाहर आने लगता है, राइट, ब्लड बाहर आने लगता है। तो आपने एक चीज का नोटिस किया होगा, राइट, आपने एक चीज का नोटिस किया होगा, राइट, कि सॉरी, ये जो ब्लड बाहर आता है, राइट, ये जो ब्लड बाहर आता है, याद रखना ये ब्लड आपने क्या देखा होगा कि 4 से 5 मिनट के बाद, ठीक है, 4 से 5 मिनट के बाद, ठीक है, 4 से 5 मिनट के बाद, ठीक है, 4 से 5 मिनट के बाद ये ब्लड क्या हो जाता था, रुक जाता है, यानी स्कंदन हो जाता है, राइट। तो 4 से 5 मिनट के बाद ये ब्लड क्यों रुकता है, क्योंकि दो प्रोटीन जिसको अभी मैंने आपको लिखवाया, एक होता है क्या, फाइब्रिनोजन, और दूसरा क्या होता था, प्रोथाम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन 4 से 5 मिनट के बाद ये दोनों प्रोटीन दादा एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही एक्टिव होते हैं ये ब्लड को क्या करते हैं, ये क्लॉट कर देते हैं, ये ब्लड को क्या करते हैं, ये थक्का जमा देते हैं, उसको स्कंदन में पूरी तरीके से निभा देते हैं। आई बात समझ में। लेकिन ये ब्लड अंदर क्यों नहीं जम रहा है, वह इस वजह से अंदर नहीं जम रहा है क्योंकि अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम क्या होता था, हिपैरिन। यानी 3 प्रोटीन है, यानी जो पहला प्रोटीन है उसको हम पढ़ते हैं क्या, हिपैरिन, और जो दूसरा प्रोटीन है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन। ये 3 प्रोटीन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। ये जो ब्लड, ये जो हिपैरिन है, ये ब्लड को जमने से रोकती है, ठीक है, जमने से रोकती है ब्लड वेसल के अंदर। और ये जो प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन है, जब आपके स्किन से ज्यादा ब्लड बाहर आने लगता है तो इसको 4 से 5 मिनट के बाद कौन सी प्रोटीन इसको रोकती है, ब्लड क्लॉट करती है, तो आप लिखना दादा फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन। यानी दो प्रोटीन काम क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग के काम करती हैं, रक्त स्कंदन के काम करती हैं, ब्लड को रोकने के काम करती हैं, ब्लड को जमाने के काम करती हैं। चलिए यहां तक क्लियर है, तो बताइए। चलिए ठीक है, इसका दादा एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए तब तक मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। चलिए, हाँ बिल्कुल अभय जी, ये पैनिक के कारण नहीं जमता। चलिए गुजर जी, चलिए समझ में आ गया। चलिए चलिए, अब आप लिखना 8वें पॉइंट में, ठीक है, आप लिखना 8वें पॉइंट में, ठीक है। चलिए 8वां पॉइंट, ठीक है, 8वें पॉइंट में आप क्या लिखोगे, लिखना 8वें पॉइंट में आप क्या लिखोगे। चलिए 8वें पॉइंट में आप बताओ आप क्या लिखोगे, तो लिखना यह विटामिन ए का निर्माण करता है, राइट, ये विटामिन ए का निर्माण करता है, यानी फॉर्मेशन करता है किसका, विटामिन ए का। याद रखना विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का फॉर्मेशन, ठीक है, विटामिन ए का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो लिखना दादा ये लीवर करता है, ठीक है। याद रखना आपके शरीर में किसी भी तरीके का विटामिन को संचय नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके का विटामिन को हम बना नहीं सकते हैं, राइट। लेकिन जो लीवर है, याद रखना ये जो लीवर है विटामिन ए को क्या करता है दादा, ये निर्माण करता है, लीवर के द्वारा विटामिन ए का निर्माण होता है, राइट। अगर मैं बात करूं विटामिन ए को कहते हैं क्या, तो आप लिखना इसको पढ़ते हैं क्या, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानेंगे दादा, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेटिनॉल के नाम से किसको जानते हैं, विटामिन ए को जानते हैं। और इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण कौन करेगा, तो आप लिखना यकृत करता, यानी आपका जिगरा करता, यानी आपका कलेजी करता है, ठीक है। और विटामिन ए,
ठीक है, विटामिन ए एंड विटामिन डी को, ठीक है, विटामिन ए और विटामिन डी को क्या करता है दादा, ये अल्प मात्रा में, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, ठीक है, अल्प मात्रा में क्या करता है दादा, ये स्टोर करता है। स्टोर का मतलब ये संचय करता है, संचित करता है इसको, राइट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लीवर के द्वारा किस विटामिन को अल्प मात्रा में स्टोर किया जाता है, तो आप लिखना लीवर के द्वारा ये विटामिन ए और विटामिन डी को अल्प मात्रा में क्या किया जाता है दादा, ये संचय किया जाता है, संचित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, राइट। और विटामिन ए का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो लिखना विटामिन ए का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो लिखना इसको करता है कौन दादा, लीवर। लेकिन विटामिन ए और विटामिन डी दोनों को स्टोर कौन करता है, तो लिखना इसको स्टोर कौन करता है दादा, वो करता है आपका लीवर करता है, राइट, बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में, ठीक है, बहुत ही अल्प मात्रा में। चलिए नेक्स्ट में पॉइंट 9, ठीक है, नेक्स्ट लिखना पॉइंट 9। पॉइंट 9 में आप क्या लिखोगे, लिखना जब आपके शरीर में, राइट, जब आपके शरीर में प्रोटीन की अधिकता हो जाए, जब आपके शरीर में प्रोटीन की अधिकता हो जाती है तो वो अमोनिया में चेंज हो जाता है, राइट। जब आपके शरीर में प्रोटीन की अधिकता हो जाती है, 14% से ज्यादा हो जाती है, तो वो अमोनिया में चेंज हो जाती है। और अमोनिया आपके शरीर के लिए क्या होता था, अमोनिया आपके शरीर के लिए बहुत ही घातक माना जाता है, बहुत ही घातक माना जाता है, राइट। तो आप लिखना अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, राइट। ये अमोनिया क्या होता है दादा, ये आगे चलकर यूरिया में चेंज हो जाता है, ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, तो आप लिखना ये आगे चलकर यूरिया में चेंज हो जाता है, ये अमोनिया आगे चलकर यूरिया में चेंज हो जाता है। और अमोनिया है क्या, तो आप लिखना जब प्रोटीन की शरीर में अधिकता हो जाती है तो वो क्या करता है, अमोनिया के रूप में चेंज हो जाता है। और अमोनिया आपके शरीर के लिए क्या होता था, बहुत ही घातक माना जाता है, इस वजह से ये यूरिया में चेंज हो जाता है। और कौन करता कौन है, तो आप लिखना इसको जो चेंज करता है उसका नाम क्या दादा, लीवर है, राइट, इसका नाम क्या है, तो आप लिखना लीवर है, ठीक है, लीवर है, ठीक है, लीवर है। यानी आप क्या कह सकते हो, इस अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है, तो आप लिखना लीवर। यही नहीं, ये यूरिया भी हमारे शरीर के लिए घातक है, ये यूरिया भी हमारे शरीर के लिए घातक है, राइट, ये यूरिया भी हमारे शरीर के लिए घातक है। तो इस यूरिया को यूरिन में कौन चेंज करता है, ठीक है, इस यूरिया को यूरिन में कौन चेंज करेगा, तो आप लिखना दादा नेफ्रॉन करता है, इट मींस किडनी करेगी, राइट, यानी ये किडनी करती है, ठीक है, कौन करेगा, तो लिखना दादा ये किडनी करती है। और किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो लिखना किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन मानी जाती है, ठीक है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में अलग अलग डिफरेंस है, इसको आप एक मत समझना, न्यूरॉन अलग होता है, नेफ्रॉन अलग होता है। न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, और वही मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो ये किडनी की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, राइट। तो इस यूरिया को, राइट, इस यूरिया की बात करूं मैं, राइट, इस यूरिया की बात करूं मैं, ठीक है, इस यूरिया की बात करूं तो इस यूरिया को यूरिन में कौन चेंज कर देता है, तो इस यूरिया को यूरिन में चेंज कौन करता है दादा, ये किडनी करती है। और अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करेगा, तो लिखना इस अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करेगा, तो ये करता है लीवर, आई बात समझ में। और ये यूरिन के रास्ते क्या हो जाता है, शरीर से बाहर हो जाता है, आई बात समझ में, शरीर के रास्ते ये अमोनिया और यूरिया क्या हो जाता है, यूरिन में चेंज हो जाता है, और इसको शरीर के रास्ते क्या कर देते हैं, इसको हम बाहर कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। चलिए यहां से कोई डाउट है तो पूछो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में डालना, ये कौन सा पॉइंट था, तो आप लिखना ये था 9th, आप लिखना था अब 10th, ठीक है, 10 पॉइंट, ठीक है, आप लिखना 10, राइट। 10 क्या होता है, 10वां पॉइंट में क्या लिखेंगे, लिखना 10वें पॉइंट में ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, पूछे कौन, तो लिखना लीवर, राइट, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, ठीक है,
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन चेंज कर देगा? तो लिखना ये लीवर। अब ये ग्लूकोज क्या होता है, ये आपके बॉडी में कैसे स्टोर होता है, और ये ग्लाइकोजन क्या होता है? चलिए, ये ग्लूकोज और ग्लाइकोजन क्या होता है? ये ग्लूकोज और ग्लाइकोजन क्या होता है दादा? तो लिखना ग्लूकोज, जैसे आपने क्या किया, आपने किसी भी तरीके का भोजन, आपने भोजन किया और उस भोजन को आपसे क्या मिल गया? तो उस भोजन से आपको ग्लूकोज मिल गया, राइट। और आप क्या किए, कोई भी वर्कआउट किए और वो ग्लूकोज समाप्त हो गया। आपने भोजन किया और उस भोजन के पश्चात आपको क्या मिला? ग्लूकोज मिला, राइट। और कोई भी आपने वर्कआउट किया, ये ग्लूकोज समाप्त हो गया। लेकिन मान लेते हैं आपने कोई भी भोजन किया और उससे ग्लूकोज तो मिला, लेकिन आपने वर्कआउट नहीं किया, ये ग्लूकोज समाप्त नहीं होगा, फिर ये ग्लूकोज आपके बॉडी में स्टोर होगा। आई बात समझ में? ये बॉडी में ये ग्लूकोज स्टोर होगा कब? जब आप भोजन कर कर कोई भी वर्कआउट नहीं करोगे। तो ये आपने क्या किया? भोजन किया, लेट गए, भोजन किया, लेट गए, भोजन किया, लेट गए। तो लेटने के बाद क्या होता है दादा? ये आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और ये इस कदर बढ़ जाती है कि अगर ये ब्लड में इंटर कर जाए, ये ग्लूकोज ब्लड में इंटर कर जाती है, तो आपको क्या एक रोगी के नाम से पुकारा जाता है। उस रोगी का नाम क्या होता है? तो आप लिखना डायबिटीज। यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो उसको डायबिटीज कहते हैं, यानी मधुमेह के नाम से इसको हम जानते हैं। लेकिन इस चीज को बचाता कौन है? तो आप लिखना इस चीज को दादा लीवर बचा लेता है। इस ग्लूकोज को ब्लड में न भेजकर इसको क्या करता है? ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, और आप डायबिटीज के मरीज बचने से क्या होते हो? बच जाते हो होने से, राइट। अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है? ये ग्लाइकोजन क्या होता है? ठीक है, अगर बात करें ग्लाइकोजन क्या होता है, जैसे अभी आपने क्या लिखा कि ये एक तरीके से क्या है? ग्लूकोज है, राइट। और इस ग्लूकोज को किसमें चेंज किया जा रहा है? तो ग्लाइकोजन में चेंज किया जा रहा है। कौन कर रहा है? तो आपने बोला लीवर, ठीक है, लीवर। अब ये ग्लाइकोजन काम क्या करता है? जैसे आप मान लेते हो वन डे कोई फास्ट हो, या फिर 9 दिन का कोई नवरात्र आपने फास्ट रखा है। अब उस फास्ट में क्या होता है कि आप पूरे दिन काम करते हो, आप अपने घर का पूरे दिन काम करते हो, आप ना कुछ खाते हो ना पीते हो, उसके बावजूद आपको एनर्जी आती रहती है, आप पूरा काम करते रहते हो। इसका रीजन क्या है? ये लीवर ही क्या करता है? इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करना शुरू कर देता है, क्योंकि ग्लूकोज ही तो है। अब इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी कौन चेंज करेगा? तो करता है लीवर। और इसी वजह से जब आप फास्ट रहते हो तो आपको एनर्जी ये यहीं से मिलती है। ये होता है ग्लूकोज और ये होता है ग्लाइकोजन। इस पर भी कौन डिपेंड होता है दादा? ये करता है दादा आपका लीवर। इसी वजह से कहा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है लीवर। कोई आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, तो आप कहना दादा वो होती है लीवर, ठीक है, लीवर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में डालना 11, पॉइंट नंबर 11। इसमें आप क्या लिखोगे? लिखना आरबीसी का जन्म, राइट, या नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, आरबीसी का जन्म, ठीक है, आरबीसी का जन्म यानी बर्थ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आरबीसी का बर्थ कहां होता है? जन्म कहां होता है? आरबीसी का जन्म कहां होगा? तो आप कहना जब बच्चा मां के पेट में पल रहा होता है, यानी गर्भावस्था के दौरान। जब बच्चा मां के पेट में पल रहा होता है गर्भावस्था के दौरान, उस टाइम आरबीसी का जन्म होगा। वो होता दादा आपके लीवर में। वो कहां होगा? तो आप कहना ये होता है लीवर में, राइट। लेकिन जैसे ही दादा ये बच्चा, ठीक है, इस दुनिया में आ जाए, यानी मां के गर्भ से बाहर आ जाए, तो पूछे क्वेश्चन कि मां के गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है तो उसका जन्म कहां होगा? तो लिखना उस आरबीसी का जन्म कहां होगा दादा? तो लिखना बोन मैरो में होगा, ठीक है, बोन मैरो में होगा। यानी इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? इसको हिंदी में अस्थि मज्जा लिखते हैं, राइट। और किस बोन मैरो में होगा? तो आप लिखना दादा इसको पढ़ते हैं क्या? आरबीएम में होगा, राइट, आरबीएम में होगा, ठीक है, आरबीएम में होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे अब मैंने क्या लिखा कि आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी का जन्म कहां हो गया? तो आपने बोला क्या? लीवर में होता है। लीवर का मतलब यकृत, ठीक है, और आरबीसी का मतलब क्या होगा? तो आप लिखना इसको बोलते हैं क्या? रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका के नाम से जानते हैं। अब इसका जन्म कहां होगा? तो आप लिखना इसका जन्म होता है कहां पर? लीवर में। लेकिन कब होगा? तो आप लिखना जब बच्चा मां के पेट में पल रहा होता है, यानी गर्भावस्था के दौरान। जब वही बच्चा मां के पेट से जब बाहर आता है तो आरबीसी का जन्म कहां होगा? तो लिखना वही जब बच्चा मां के पेट से बाहर आता है तो उस आरबीसी का जन्म कहां होगा? तो लिखना वो जन्म कहां होगा? तो वो होता है बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है तो मतलब क्या? इसका मतलब होता है अस्थि मज्जा,
राइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दादा अस्थि मज्जा के नाम से इसको हम क्या बोलते हैं, जानते हैं, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा। राइट। अब कौन से बोन मैरो में, कौन से अस्थि मज्जा में होगा, क्योंकि बोन मैरो दो टाइप के होते हैं, बोन मैरो दो टाइप के होंगे। ठीक है, बोन मैरो जो होता है दादा ये दो टाइप का होता है, और ये बोन मैरो दो टाइप का होता है कौन कौन सा, तो पहला होता है आरबीएम। ठीक है, पहला जो होता है दादा आरबीएम, और जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाईबीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाईबीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाईबीएम के नाम से जानते हैं इसको हम। एक सेकंड दादा, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है बोर्ड। ठीक है, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, वाईबीएम। ठीक है, वाईबीएम। आरबीएम का मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता है रेड बोन मैरो। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है रेड बोन मैरो होता है, यानी इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, इसको हिंदी में लिखते हैं लाल अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं इसको, लाल अस्थि मज्जा के नाम से इसको हम क्या बोलते हैं, जानते हैं, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और इस वाईबीएम को क्या बोलते हैं, तो आप लिखना, इसको बोलते हैं क्या, येलो बोन मैरो। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, और इस येलो बोन मैरो को हिंदी में क्या लिखेंगे, तो लिखना, इसको बोलते हैं पीत, पीत अस्थि मज्जा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम, पीत अस्थि मज्जा के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको आरबीएम दिख रहा है, इसी में जन्म होता है किसका, तो आप लिखना, इसमें जन्म होता है किसका, आरबीसी का। कब, जब बच्चा मां के पेट से बाहर आ जाता है। राइट, कब होगा, जब बच्चा मां के पेट से बाहर आ जाता है। और इसमें किसका जन्म होगा, तो आप लिखना दादा, इसमें जन्म होता है दादा डब्ल्यूबीसी का जन्म होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल का जन्म होता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल का जन्म होता है। अब ऐसा नहीं है कि शरीर में हर जगह आपको बोन मैरो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये जो चुटपुटिया जगह है ना, जो आपकी उंगलियां हैं, इस उंगली में याद रखना, इस उंगली में दादा आरबीएम नहीं पाया जाता है, इस उंगली में आरबीएम नहीं पाया जाता। मैं आपको एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करूं और समझाने की कोशिश करूं कि होता क्या एक्चुअली ये। तो जैसे मान लेते हैं आपका, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका अस्थि है। ठीक है, मान लेते हैं एक रैंडमली फिगर बना रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये आपका रैंडमली फिगर है। ठीक है, और ये आपका एक अस्थि है। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं आपका एक बोन से, ये आपका एक हड्डी है। राइट, और याद रखना ये आरबीएम, इसमें ये पूरा का पूरा बोन मैरो है, ये पूरा क्या है, तो लिखना ये पूरा बोन मैरो है। ठीक है, ये पूरा बोन मैरो, बोन मैरो का मतलब क्या हो गया दादा, तो लिखना बोन मैरो का हो गया मतलब अस्थि मज्जा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, तो आप लिखना ये पूरा का पूरा अस्थि मज्जा है। ठीक है, पूरा का पूरा अस्थि मज्जा है। राइट, अभी मैंने आपको बताया कि बोन मैरो के दो टाइप होते हैं, जो पहला टाइप होता है उसको पढ़ते हैं आरबीएम। राइट, और जो दूसरा टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाईबीएम। तो याद रखना ये जो किनारा है, राइट, इस हड्डी का जो किनारा है, यानी ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है और जो ये वाला आपका हिस्सा दिख रहा है, इसी को पढ़ते हैं क्या दादा, याद रखना, इसी को पढ़ते हैं हम क्या, इसको पढ़ते हैं आरबीएम कहते हैं इसको। ठीक है, यानी रेड बोन मैरो पढ़ते हैं इसको हम। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, याद रखना, इसको हम पढ़ते हैं रेड बोन मैरो पढ़ते हैं। राइट, और जो बीच में, ठीक है, ये जो बीच में हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तो लिखना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं दादा वाईबीएम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाईबीएम। ठीक है, दिख रहा है व्हाइट कलर, हाँ चलिए, येलो कलर दिख रहा है, चलिए इसका पूरा नाम क्या होगा, तो लिखना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो बोलते हैं इसको। राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, और मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं इस आरबीएम की, तो इसी में होता है क्या दादा, आरबीसी का जन्म होता है। ठीक है, और मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता था, तो लिखना, इसमें डब्ल्यूबीसी का जन्म होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो आसानी से कि आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जन्म जो होगा, जब बच्चा मां के पेट में पल रहा था, तो वो होगा कहां पर, लीवर में। जब बच्चा मां के पेट से जब बाहर आ जाता है, तो उसी आरबीसी का जन्म कहां होगा, तो आप कहना दादा ये होगा आपका आरबीएम में होगा। कहां पर होगा, तो आप लिखना, इसको पढ़ेंगे क्या, आरबीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आरबीएम के नाम से जानते हैं, आरबीएम के नाम से जानते हैं। चलिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना था, ठीक है, कौन सा पॉइंट था ये, ठीक है, 12th यानी 12वां पॉइंट लिखना है इसमें, ठीक है, ठीक है। 12वां पॉइंट के अंदर क्या लिखोगे, लिखना इस लीवर में एक कोशिका पाई जाती है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता था, कूफर कोशिका, यानी जिसको हिंदी में हम क्या लिखते हैं, कूफर, ठीक है, कूफर कोशिका लिखते हैं इसको, ठीक है, कूफर कोशिका कहते हैं इसको, ठीक है, कूफर कोशिका ये लीवर के आसपास होती है, राइट। कूफर कोशिका में क्या होता है बेसिकली, ये हमेशा, राइट, ये हमेशा क्या करता है, जहरीले पदार्थ को, जितने भी पॉइजन वाली चीजें, जहरीले जितने भी पॉइजन है, जहरीले चीज को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो लिखना ये कूफर कोशिका ही करता है, राइट। और याद रखना जब किसी का मृत्यु होती है, जब किसी की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उस पोस्टमार्टम में हमेशा लीवर का पोस्टमार्टम किया जाता है। क्यों? क्योंकि पॉइजन सारा के सारा कौन सी कोशिका बताती है, तो ये बताती है दादा आपका कूफर कोशिका। यानी आपने क्या देखा दादा, आपने देखा 12 पॉइंट इस लीवर से, ठीक है, आपने क्या देखा दादा, आपको मैंने क्या बताया, ये एक मैंने आपको लीवर बताया कि लीवर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस कदर दिखाई देगा आपको, ये आपका लेफ्ट हिस्सा होता है, लेफ्ट लोब होता है, और ये हिस्सा कौन सा होता है, राइट लोब होता है, राइट। और मैंने आपको कुछ बताया कि इसका जो लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होगी, तो आपने क्या बोला, इसकी जो लंबाई होती है वो 17 से लेकर 23 सेंटीमीटर तक की होती है, राइट। और ये इसके ठीक नीचे, इसके ठीक लीवर के नीचे क्या होता है, पेनक्रियास पाया जाता है, राइट। और इस लीवर और इस पेनक्रियास के पीछे, इस लीवर और इस पेनक्रियास के पीछे क्या पाया जाएगा, तो लिखना ये पाया जाता है स्प्लीन, जिसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं, यानी कब्रिस्तान कहते हैं। और दूसरे पॉइंट में आपने क्या लिखा कि इसका वजन, ठीक है, इसका वजन कितना होगा, तो आपने क्या बोला, 1.5 से लेकर 2 kg तक का वजन जो होता है वो किसका होता है, लीवर का होता है, लीवर का होता है। आई बात समझ में, लीवर का होता है। अगर मैं बात आपसे करूं, ठीक है, अगर आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ये एक किडनी है, राइट, मान लेते हैं ये आपकी एक किडनी है और इधर से एक दूसरी किडनी है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। आपने क्या देखा होगा कि एक जो किडनी होती है नीचे धसी होती है, ठीक है, मान लेते 2 किडनी है, राइट, एक लेफ्ट एक राइट, 2 किडनी है। आपने क्या देखा होगा कि एक किडनी जो होती है हमेशा धसी होती है, नीचे धसी होती है, राइट, नीचे धसी होती है, और एक किडनी हल्का से इसके ऊपर होती है, यानी दोनों पैरेलल नहीं होते हैं, एक नीचे होती है एक ऊपर होती है। तो जो नीचे होती है उसका वजह क्या होता है नीचे होने का दादा, उसका रीजन एक ही है कि इस किडनी के ऊपर क्या है, तो इस किडनी के ऊपर दादा लीवर पाया जाता है। और लीवर का वजन कितना होगा, तो लिखना लीवर का जो वजन होता है वो होता है आपका 1.5 से लेकर 2 kg, और किडनी का वजन कितना होता है, तो 160 ग्राम के इर्द गिर्द माना गया है लगभग, राइट। अब किसी भी हल्की चीज पर जब कोई भारी चीज गिरेगी तो वो नीचे झुकेगी, नहीं झुकेगी, झुकेगी। और इसी वजह से एक किडनी क्या होती है, थोड़ा सा हल्का नीचे होता है, और एक किडनी थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर होता है। अब ये किडनी होती क्या है, ये नेफ्रॉन होता क्या है, ये फिल्टर काम करती कैसे हैं, इसको जब मैं आपको एक चैप्टर लाऊंगा किडनी का, प्रॉपर चैप्टर जब मैं लाऊंगा किडनी का, तो वहां बताऊंगा इसका काम क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना जानो कि एक किडनी जो नीचे हल्की से झुकी होती है उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा लीवर पाया जाता है। और लीवर का वजन कितना होता है, तो आपने क्या बोला, लीवर का जो वजन होता है वो होता है आपका 1.5 kg से लेकर 2 kg तक, ठीक है, 1.5 kg से लेकर 2 kg तक। चलिए ठीक है दादा, तो जितने भी पॉइंट थे करीब करीब, ठीक है, 1 से लेकर 12 पॉइंट लगभग मैंने आपको लीवर से बताया है, ठीक है, लीवर से बताया है। और इसके बाद याद रखो एक भी पॉइंट अब पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, चाहे आप पेपर कौन कौन सा दो, चाहे दादा आप पेपर एसएससी का दो, चाहे आप स्टेट पुलिस का दो, ठीक है, स्टेट पुलिस का दो, या फिर आप कोई टेट का एग्जाम दो, राइट, या फिर आप पीसीएस का पेपर दो, राइट। अगर लीवर से क्वेश्चन आएगा दादा तो यकीन मानना इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा लीवर से, जितना मैंने आपको डिस्क्राइब किया 1 से लेकर 12 तक, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक का जो मैंने टॉपिक
पॉइंट बताया एक एक कर कर, वो सारे के सारे पॉइंट किसके थे तो आप लिखना, वो सारे के सारे दादा पॉइंट किसके थे तो आप लिखना ये सारे के सारे पॉइंट आपके लीवर के थे। ठीक है, लीवर के थे। चलिए दादा आज हम इसको यहीं रोकते हैं। अब जब हमारी और आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी तो मैं फिर उसी एलिमेंट्री कैनाल पर आ जाऊंगा, उसी में आइसोफेगस के आगे बढ़ूंगा, अमाशा को टच करूंगा और अमाशा के आगे बढ़ूंगा, आर्ट को टच करूंगा। एलिमेंट्री कैनाल वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो और हिस्सा बचेगा उस हिस्से को भी कंप्लीट करेंगे, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भी कोना नहीं छोड़ेंगे। इसको शिद्दत और ईमानदारी के साथ बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और पेपर के आने से पहले इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, इस बायोलॉजी को, इस साइंस को हम विधिवत तरीके से खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, और सारा का सारा, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, ये मेरा 100% आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, चाहे वो बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन दादा आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, और चलिए आपको पता है कि शाम को भी एक क्लास है आपकी। ठीक है, शाम को एक क्लास है, राइट, 6 बजे से स्टार्ट होती है। उसमें ब्लड का टॉपिक ही चल रहा है। ठीक है, उसमें ब्लड ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप वहां भी ज्वाइन करना चाहो, ब्लड को भी पढ़ना चाहो, एक दिन में 2-2 चैप्टर पढ़ना चाहो साइंस का, तो आप जरूर वहां आना और कमेंट के जरिए अपना एक एटीपी हमें देने का कोशिश करना। चलिए दादा ठीक है, तब तक मिलते हैं, नमस्कार। जो भी आपका सुझाव होगा आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम उस कमेंट को पढ़कर जरूर अगले दिन आपके जवाबों का सवाल, ठीक है, आपके सवालों का जवाब एक बार जरूर दूंगा। चलिए दादा मिलते हैं, जय हिंद, नमस्कार।